Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जो ब्लू प्रिंट वाले क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसके पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप जो है चैप्टर जरूर समझें, इससे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो बुक है एनसीईआरटी उसमें अलग अलग पेज पे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर भी बताते जाऊंगी, आप अपने बुक में भी देखते रहना। क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल एनसीईआरटी बुक पेज नंबर जो है 40 के क्वेश्चंस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच। आपने एक एग्जाम्पल बतानी है मेटल की जो कि आगे कंडीशन आपको दी है। फर्स्ट, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो राइट आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी जो है वो क्या होती है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो मेटल देखो बच्चे बहुत हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती है जो नाइफ से चाकू से इजीली काट सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ हमने सोडियम लिखा है। नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। नेक्स्ट, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम पुअर कंडक्टर देखें, क्योंकि जो मेटल होता है ना वो ऑलमोस्ट सारी मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, लेकिन लेड क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टिलिटी। मेलेबल और डक्टिलिटी का मीनिंग आपको बताना है। तो मेलेबल, ए मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। देखो बेटा, जो मेटल होती है ना उसको हथौड़े से पीट पीट कर उसको क्या बना दिया जाता है? एक शीट बना दी जाती है, एक चद्दर टाइप की बना दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेलेबल। ठीक है, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर देखा होगा, फूड रैपिंग के काम आता है, तो वो क्या होता है? एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, तो उसको जो है क्या किया जाता है? मेलेबल किया जाता है, उसकी पतली शीट तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिल। डक्टिल, ए मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिल। ठीक है, जब मेटल को हम क्या करते हैं? थिन वायर बना देते हैं। ठीक है, मेटल को खींच करके थिन वायर, पतली वायर बदल देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिल। तो जो हमारे घर में या बिजली की तारें जो होती है ना, आपने देखा होगा ना, तार होती है लंबी सी, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो डक्टिल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या है? मेटल की तार बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 46 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर अच्छे से करना है। ठीक है, कि सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सोडियम पोटाशियम कहाँ आते? ऊपर आते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। ठीक है, तो उसके बाद सोडियम पोटाशियम, अगर हम यहाँ पर बात करें सोडियम की कि उसको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको जैसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं ना, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ फायर कैच कर लेती है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या करते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव सो इट कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू प्रिवेंट्स इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। जब ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है ना सोडियम, तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे रिएक्शन करके क्या करती है? फायर कैच कर लेती है। इसलिए सोडियम को किस में रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर।
तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है कि आयरन के अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और कैल्शियम और पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन Fe स्टीम मीन्स वो किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया H2O। तो ये आपको याद रखना है, जब आयरन और स्टीम आपस में रिएक्शन करती तो क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O4। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब बाकी ये जो रिएक्शंस है ना, ये जो है बैलेंस की गई है, जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं सीखी है तो सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है 10th क्लास की तो बैलेंसिंग इक्वेशन जरूर आनी चाहिए, जो कि चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, तो उसको आप जरूर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम और पोटाशियम। सबसे पहले हम कैल्शियम ले लेते हैं, Ca, स्टीम मीन्स H2O। ठीक है, तो ये कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2OH2। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ऐसे ही पोटाशियम के साथ हमने वाटर की रिएक्शन की तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या बना, तीनों ने क्या मिलके बनाया, हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ने वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करके उसके क्या बनाए, ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस कर लेनी इक्वेशंस। बैलेंस इक्वेशंस आपने अच्छी तरीके से जरूर समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से समझोगे बच्चे तभी आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, सैंपल ऑफ 4 मेटल। 4 मेटल के आपको सैंपल दिया है। ठीक है, ये आपके बुक में है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ABCD टेकन द एडर टू द फॉलोइंग सोडियम 1 by 1। ठीक है, उसके बाद क्या किए, जो मेटल लिए ना इनके अंदर जो है 1 by 1 जो है इसके अंदर क्या किया, सॉल्यूशन को डाला। सॉरी, सोडियम बोला था, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिए, ये मेटल दी हुई है और ये आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक एक करके इसमें डालना है। ठीक है, इस टेबल में जो दिया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको बताना है आंसर। तो देखो पहले टेबल समझते हैं। टेबल क्या है हमारे पास, टेबल में सबसे पहले ए मेटल है, हमें नहीं पता कौन सा मेटल है। अगर हमने इसको आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे अगर बी के पास हम चले तो बी के पास क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ हो रही है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर सी मेटल के पास चले तो ये आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। मीन्स आपको ये टेबल समझ आ गई ना, बस मुझे ये था कि आपको ये टेबल समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ABCD। अब ये जो टेबल आपको दी है इसको देख के आपको ABCD जो है मेटल, इनके बारे में आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो देखो बच्चों, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगी। ये हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर देखो ए में अगर हम आयरन सल्फेट के साथ देख रहे हैं तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं हो रही है ना, और अगर हम बी को देखें तो बी क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व कर दिया कि देखो सबसे पहले आयरन है। ठीक है, आयरन के साथ अगर कोई मेटल आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है तो वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से देखनी पड़ेगी। इसके चैप्टर में मैंने इस चैप्टर को जब पढ़ाया है तो उसके लास्ट पार्ट में आप ध्यान से देखना। ठीक है, प्ले लिस्ट चैप्टर 3 की निकाल लेना, उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको समझाई हुई है और कराई हुई है, तो आपने उसको अच्छे से समझना है और लर्न करना है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया हुआ, इससे आपको ये
चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने में इजी होगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया तो अभी पहले उसको करो, फिर आगे क्वेश्चंस देखो। तो अब यहाँ पर देखो, हम पहले ऑब्जर्व करते ए में तो आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि आयरन भी बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो इट मीन्स बी जो है, अगर बी आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी मेटल हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है? बी। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ये सेकेंड क्वेश्चन, what would you observe if B is added to solution of copper sulfate? अगर B वाले को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो क्या ऑब्जर्व करेगा कि B will displaced कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से अगर हम B को डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये कॉपर को क्या करेगा? अलग कर देगा। क्यों अलग करेगा? देखो, जब रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है बाद में आता है और आयरन पहले आता है। तो अगर ये मेटल जो है वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, अगर वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है तो कॉपर तो उससे कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगी? कॉपर को भी क्या कर देगी? डिस्प्लेस्ड कर देगी। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ पर कि बी विल डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बी जो है कॉपर जो है डिस्प्लेस्ड कर देगी कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। क्यों करेगी? ये आपको पता लग गया कि अगर वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, आयरन जबकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को क्यों नहीं करेगी डिस्प्लेस्ड? ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब आपको अरेंज करना है मेटल ए बी सी डी, जो भी ये मेटल है ना, इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में। मीन्स सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव और फिर सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी बी ए सी डी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आ गया। देखो, अभी इन क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? बी है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव आयरन है उसके साथ और कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बी दे रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो गया? बी। ठीक है, उसके बाद अगले पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन दे रहा है? ए दे रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया अगला? सी। ठीक है, नेक्स्ट हम डी को अगर देखते हैं तो डी ने तो कहीं से कहीं तक कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दी है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दी तो ये क्या होगी? सबसे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तभी उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। समझ आई मेरी बात? अगर नहीं समझ आई एक बार फिर समझो। जो बी है, देखो हमने कहा है जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेस्ड कर देती है उसके सॉल्यूशन में से। तो बी जो है उसने क्या किया था? आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस्ड किया था। ठीक है, तो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया था, और जो कि हम पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझ चुके हैं, पहले दो क्वेश्चन में, कि बी जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? बी। अब आगे अगर हम ए के पास चले, ठीक है, ए के पास, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है, इट मीन्स अगले ऑर्डर पे क्या आ गया? ए। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, बट यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो गया? सी। और डी की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? डी। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, पर चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। आपको बताना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्टिव मेटल को क्या किया जाता है?
ऐड किया जाता है, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डिल्यूट H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर बात की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, लेकिन हमें रिएक्शन किसके साथ देना है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऐसे लिखना है H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो पहला दिया है इसका आंसर देते हैं कि विच गैस प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो ये चीज हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन कोई भी मेटल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर आयरन ले लिया, आयरन Fe, ठीक है, H2SO4। तो अब क्या होगा? FeSO4, Fe के साथ क्या लिख दोगे आप? SO4, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस अलग लिख दोगे। समझ आ गई ना बात आपको? यहाँ पर क्या करना है आपने? आयरन एक मेटल है, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो आपने Fe के साथ क्या लिख देना है? SO4, यानी कि उसके बाद जो बचा हमारे पास हाइड्रोजन, उसको हमने क्या कर देना? अलग कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बना रहे ना हम, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate। देखो अब जिंक एक मेटल है, उसको किसमें डालना है? उसको किसमें ऐड करना है? आयरन सल्फेट एक सॉल्यूशन है उसमें। उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है। तो आंसर क्या हुआ है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज जरूर अच्छे से देखना। पूरे चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझना है, ठीक है। वैसे तो पूरा चैप्टर समझना है आपने। तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है आयरन से। यहाँ पर ये जो जिंक है ना, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक आयरन से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक क्या करेगा? ये जिंक क्या करेगा? इस आयरन सल्फेट में से आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देती है? डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो यहाँ पर अगर हमने जिंक को मिला दिया आयरन सल्फेट के पास, तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है इसको ये भगा देगा और जो SO4 है इसके साथ ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। Fe को तो सबसे पहले अलग भगा दो, ये हो गया हमारा Fe, ठीक है। अब Zn के साथ हमने क्या लिख देना है? SO4, तो ये हो गया ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, ठीक है। चलिए ये क्या होता है ना, जो FeSO4 होता है आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीनिश होता है, लेकिन जब इसमें से आयरन डिस्प्लेस्ड हो जाता है ना तो इसका कलरलेस सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें भी आपसे जो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा पेज नंबर 49 का। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतना ही काम, आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। अगर आपने नोट करने हैं तो नोट डाउन कर लो, और उसके बाद कोई डाउट्स है तो जरूर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप कोई भी डाउट्स है तो वहाँ इजीली आप पूछ सकते हो और मैं इजीली आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।